नमस्कार। हाल में कंबोडिया और थाईलैंड की सीमा पर फिर से तनाव बढ़ गया। जी। गोलियां चली। 28 मई को चोंगबोक इलाके के पास जो झड़प हुई उसमें 2 कंबोडियन सैनिकों की मौत की खबर है। हाँ, ये काफी गंभीर घटना है। और ये कोई अकेली घटना तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। तो आज हम कुछ लेखों और विश्लेषणों के जरिए इस तनाव की तह तक जाने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि सतह के नीचे चल क्या रहा है। बिल्कुल, और ये सतह काफी गहरी है। जड़ में है वो 798 किलोमीटर लंबी सीमा और उसमें से भी करीब 155 किलोमीटर का हिस्सा है जो आज तक तय नहीं हो पाया है। अच्छा, 155 किलोमीटर। खासतौर पर तामोएन मंदिर जैसे इलाके वो सांस्कृतिक रूप से दोनों के लिए बहुत अहम है। तो ये सिर्फ सीमा विवाद नहीं है। नहीं, ये सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं है। इसमें आप देखिए इतिहास है, राष्ट्रीय पहचान है और हाँ, अंतर्राष्ट्रीय कानून की राजनीति भी इसमें खूब उलझी हुई है। तो माहौल तनावपूर्ण है। सुना है सैनिक थोड़े पीछे हटे हैं झड़प वाली जगह से। कुछ 200 मीटर पीछे हटे हैं, लेकिन तनाव कम नहीं हुआ है। तो आज हमारी ये जो चर्चा है इसका मकसद सिर्फ खबर बताना नहीं है। सही बात है। बल्कि इन स्रोतों की मदद से ये समझना है कि इस टकराव के पीछे कौन सी ऐतिहासिक, कानूनी और हाँ, राजनीतिक परतें काम कर रही हैं। बिल्कुल। चलिए शुरुआत तामोएन मंदिर परिसर से ही करते हैं। इसका इतना महत्व क्यों है? देखिए, तामोएन परिसर जो है, इसमें तामोएन थोम, तामोएन तोड, तामोएन क्वई जैसे प्राचीन खमेर मंदिर हैं। कंबोडिया इसे अपनी महान सभ्यता और इतिहास का एक जीता जागता सबूत मानता है, अपने ऐतिहासिक हृदय स्थल का हिस्सा। और थाईलैंड? दूसरी तरफ थाईलैंड का इस इलाके पर असल प्रशासनिक नियंत्रण है। अच्छा। और वो इसे द्विपक्षीय समझौतों के आधार पर जायज ठहराता है। साल 2000 का एक समझौता ज्ञापन, एक MOU जरूर है। हाँ, मैंने पढ़ा था उसके बारे में। पर वो कोई पक्की संधि नहीं है। तो शांति जो है ना, वो बहुत नाजुक है वहाँ। और ये जो हालिया झड़प हुई, इसकी चिंगारी तो शायद पहले ही सुलग गई थी। फरवरी 2025 में कुछ प्रदर्शन हुए थे। हाँ बिल्कुल, फरवरी में कुछ कंबोडियन ग्रामीणों ने राष्ट्रवादी प्रदर्शन किए थे और कहा जा रहा है कि इसमें स्थानीय अधिकारियों का भी हाथ था। और फिर कोई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी वहाँ थे। जी, एक वरिष्ठ कंबोडियन सैन्य अधिकारी की मौजूदगी ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। थाईलैंड ने कैसे प्रतिक्रिया दी? थाईलैंड ने पहले तो काफी संयम दिखाया, पर तनाव बढ़ता गया। और फिर 28 मई को ये झड़प हो गई। हाँ, आखिरकार ये सशस्त्र टकराव हो गया। इसके बाद दोनों तरफ से सेनाएं पीछे तो हटी हैं, लेकिन अपनी अपनी जगह पर किलेबंदी मजबूत कर ली है। ये दिखाता है कि तनाव कम नहीं हुआ है असल में। अब एक और बात सुनने में आ रही है, कंबोडिया इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ ले जाने की सोच रहा है। जी, शायद 1962 के प्रिय विहार मंदिर मामले की तरह। हाँ, कंबोडिया उसी 1962 के प्रिय विहार मामले का जिक्र कर रहा है। उस मामले में अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने मंदिर स्थल कंबोडिया को सौंपा था। तो क्या ये मामला भी वैसे ही सुलझ सकता है? देखिए, थाईलैंड का रुख एकदम साफ है इस पर। अच्छा। उनका कहना है कि ICJ का क्षेत्राधिकार तभी बनता है जब दोनों देश राजी हों या कोई संधि हो। हाँ, या कोई मौजूदा संधि ऐसी इजाजत दे। अंतर्राष्ट्रीय कानून का अनुच्छेद 36 यही कहता है। तो ये भी एक तरह की रणनीति हुई। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून भी एक रणनीतिक हथियार बन जाता है। देश अपने हितों के हिसाब से इसका इस्तेमाल करते हैं। इस कानूनी दांवपेच के साथ साथ क्या घरेलू राजनीति का भी इसमें कोई रोल है? कंबोडिया में नए प्रधानमंत्री आए हैं, हुन मानेट। हाँ बिल्कुल। और अमेरिका ने कुछ टैरिफ भी लगाए हैं, आर्थिक दबाव भी है। निश्चित रूप से। देखिए, जब देश अंदरूनी चुनौतियों से गुजर रहा हो तो राष्ट्रवाद अक्सर ध्यान बटाने का और नेतृत्व को मजबूत करने का एक कारगर नुस्खा बन जाता है। और देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री हुन सेन वो अभी भी कितने प्रभावशाली हैं। उनका हाल ही में थाई प्रधानमंत्री के साथ हुई निजी बातचीत को फेसबुक पर सार्वजनिक कर देना, हाँ, ये तो काफी चर्चा में था। इसे थाईलैंड की अंदरूनी राजनीति में दखल और कंबोडिया की स्थिति को मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। और थाईलैंड का रवैया इसके बिल्कुल उलट दिख रहा है। जी हाँ, अंदरूनी राजनीतिक उठापटक तो वहाँ भी है, लेकिन सीमा पर वो संयम बरत रहे। हाँ, और कंबोडिया के कानूनी दावों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। तो क्या ये उनके आत्मविश्वास को दिखाता है या उनकी संस्थागत मजबूती को? हाँ, कह सकते हैं। ये थाईलैंड की संस्थागत निरंतरता और अपनी भू राजनीतिक स्थिति पर भरोसे को दर्शाता है। वो शायद कानूनी लड़ाई से बचते हुए जमीनी नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं। कूटनीति के स्तर पर क्या हो रहा है? संयुक्त सीमा समिति JBC की बैठक की बात हो रही है। जी, JBC की बैठक प्रस्तावित है, लेकिन ऐसी समितियां अक्सर सीमांकन के तकनीकी पहलुओं पर ही ज्यादा ध्यान देती हैं।
मतलब मौजूदा राजनीतिक तनाव शायद हल ना हो पाए इससे। शायद पूरी तरह नहीं, और आसियान जैसे क्षेत्रीय मंच भी हैं, लेकिन वो आम सहमति और अहस्तक्षेप के सिद्धांत पर चलते हैं। तो मतलब जब बात जमीन और संप्रभुता की आती है, हाँ, तो क्षेत्रीय भावनाएं पीछे छूट जाती हैं। बिल्कुल, यहीं पर वो यथार्थवाद मतलब रियलिज्म हावी हो जाता है। यानी देश अपने ठोस राष्ट्रीय हितों को आदर्शों या क्षेत्रीय एकता से ऊपर रखते हैं। तो अभी स्थिति क्या है? सीमाएं बंद हैं, सैनिक तैनात हैं, हाँ, हालांकि बड़े पैमाने पर जंग का खतरा शायद कम है। क्यों? क्योंकि दोनों देश जानते हैं कि आज के जमाने में युद्ध के मायने सिर्फ जमीन खोना या जीतना नहीं। हाँ, वैश्विक छवि, आर्थिक नुकसान, बिल्कुल, आर्थिक लाभ, कूटनीतिक क्षमता, इन सब पे बहुत असर पड़ता है। तो ये एक तरह की शीत शांति कह सकते हैं। जी, लड़ाई नहीं पर तनाव पूरा। सही समझा आपने। ये एक शीत शांति है और एक सोची समझी रणनीतिक मुद्रा है दोनों तरफ से। कंबोडिया अपने इतिहास और संप्रभुता पर जोर दे रहा है। जी, अपनी ऐतिहासिक कथा और संप्रभु पहचान पर। और थाईलैंड मौजूदा स्थिति मतलब स्टेटस को और अपने कानूनी पक्ष को बचाए रखना चाहता है। दोनों अपने अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से कदम उठा रहे हैं। बिल्कुल, कानून और राष्ट्रवाद दोनों ही इस खेल में रणनीतिक मोहरे बन गए हैं। तो इस पूरी पड़ताल का सार यही निकलता है कि देश अपने हितों के लिए काम करते हैं। हाँ, अंततः यही सच है। और शांति और स्थिरता सिर्फ अच्छी बातों या बयानबाजी से नहीं आएगी। नहीं, वो एक दूसरे की ताकत और इरादों को ठंडे दिमाग से यथार्थवादी तरीके से समझने से आएगी। संतुलन साधना होगा, भावनाओं में बहना नहीं। बिल्कुल सही। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार जो इन स्रोतों से उभरता है। हाँ, सीमा की राजनीति में कोई निर्दोष नहीं होता, सिर्फ हित होते हैं। ये सोचने वाली बात है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि राष्ट्र असल में कैसे काम करते हैं, उनकी असली प्रेरणाएं क्या होती हैं।